हेलो नमस्कार। मैं हूं तनसुख पालीवाल और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों की एक जनरल क्वेरी का आंसर देने वाला हूं। देखो 3 साल का जो एडवोकेसी का पीरियड था उसको ख़त्म करके 1 साल कर दिया गया, जो कि आपके 1 अप्रैल 2027 से इफेक्टिव होगा। ठीक है। और अभी हाल फिलहाल यानी कि जो इस ट्रांजिशनल पीरियड है अप टू 31 मार्च 2027 तक आपको किसी तरह का कोई भी प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एक जनरल क्वेरी जो आप में से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं और दुर्भाग्यवश जो है कई जगह पे यूट्यूब चैनल पे उसको मिसगाइड भी किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि सबूत के साथ में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ में मैं आपको इसका जवाब दे दूं। सवाल यह है कि एक अगर कोई व्यक्ति लॉ ग्रेजुएट एडवोकेसी कर रहा है और अगर साथ ही साथ में वो एलएलएम जो कि एक रेगुलर कोर्स है, तो अगर एलएलएम करेगा तो क्या उसकी एडवोकेसी का वो ब्रेक माना जाएगा? क्या वो एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा? देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी जो है ना वो आपके कनेक्ट होती है कहाँ से? दिल्ली हाई कोर्ट से। हुआ ये था कि 2022 के अंदर एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया था दिल्ली हायर जुडिशल सर्विसेज का। तकरीबन उसमें 36-37 ऐसी पोस्ट है जो थी। एक कैंडिडेट, सॉरी 32 पोस्ट थी। एक कैंडिडेट था जिसका सीरियल नंबर था 36। ध्यान से सुनना, मेरिट के अंदर उसका सीरियल नंबर आया 36, यानी कि 3-4 पोस्ट जो है वो पीछे था। ठीक है। तो उसने क्या किया, ये जो 32 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे ना, उनमें से एक व्यक्ति के खिलाफ पिटीशन है जो फाइल करी और कहा कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो वहां से लंदन वाली जगह से क्या करके आ रखा है, एलएलएम है जो करके आ रखा है। तो इसलिए इसका जो 7 ईयर्स सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए होता ना, एडीजे एग्जाम के लिए क्या होता है कि 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वरना आप एडीजे एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो कहा कि भाई ये तो बीच में 1 साल के लिए लंदन में एलएलएम करने गया था, इसलिए इसका जो है वो कंटिन्यू 7 ईयर्स सर्विस नहीं हो रहा है, तो ये एलिजिबल है जो नहीं है। ये कह के उसने उसको चैलेंज किया। तो उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया। आप इसको चाहे तो नोट कर दीजिए, ये आपका पहला सबूत है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली न्यू आउट को रिट पिटिशन नंबर सो एंड सो 3467/2023। इसके तहत ये केस का नाम है करण आंतिल वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। और यहां पर हाई कोर्ट ने बहुत ही क्लियर वे के अंदर सब कुछ क्लेरिफाई किया। और यहां पे इन्होंने क्या किया, बकायदा जो बार काउंसिल के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बार काउंसिल का ऑफिशियल रिजोल्यूशन है कि आप एडवोकेसी के साथ साथ एलएलएम कर सकते हैं। ये एडवोकेसी का सस्पेंशन या ब्रेक नहीं माना जाएगा। अभी मैं आपको उसके बारे में भी बात बता देता हूं। तो यहां पे उन्होंने क्या कर दिया, इसकी पिटीशन को ये ना डिसमिस कर दिया। किसने? इसने व्यक्ति ने जो फाइल कर रखा था ना कि भाई बीच में जो 32 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली जो है उसका कैंडिडेट्स का 7 साल प्रैक्टिस नहीं होता है। तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और ये जजमेंट देते समय कोर्ट ने जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया उसमें कुछ पुराने जजमेंट भी थे। एक अभी मैं आपको है ना आंध्र प्रदेश तेलंगाना हाई कोर्ट का तिरुमाला जजमेंट जो है उसके बारे में भी बताऊंगा। सेम चीज़ वहां पर भी है जो हो रखी थी। तो ये जजमेंट है यहाँ पे। और इसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इन्होंने कई सारे अलग अलग जजमेंट, दीपक अग्रवाल वगैरह वगैरह, यानी कि ये एक जजमेंट अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। अब आप देखो इसी जजमेंट का पैरा नंबर 49, पैरा नंबर 49 क्या कहता है कि एज एन एडवोकेट was not suspended in the present case रेस्पोनेंट नंबर 5, जिसको कहा गया कि इसका सिलेक्शन हो गया है और ये लंदन से जाके एलएलएम करके आ रखा है, तो ये वो बंदा था। ठीक है। उसको कहा गया कि ये जो पर्सन है वो एक एडवोकेसी है जो नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ही वाज परसुइंग द मास्टर ऑफ लॉ प्रोग्राम बाय विर्च्यू ऑफ रिजोल्यूशन नंबर 160/2009। नोट डाउन कर लीजिएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल रिजोल्यूशन नंबर है ये। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही वाज नॉट रिक्वायर्ड टू सस्पेंड हिज एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट ऑन अकाउंट ऑफ परसुइंग द सेड फुल टाइम कोर्स। अब बताओ क्या सबूत चाहिए? इसलिए भैया कुछ तो मेरे है ना ये यूट्यूब पे आधे जो लॉ को पढ़ के वीडियो बना देते हैं उनसे निवेदन है यार, थोड़ा देखो प्रॉपर रिसर्च करो, क्योंकि आपके यूट्यूब के एक वीडियो से न जाने कितने सारे कैंडिडेट मिसगाइड हो जाते हैं। गलत बात है। आई ड्यूली रेस्पेक्ट यू, आप अपना लीगल नॉलेज शेयर कर रहे हैं, लेकिन गलती मत कराओ, ये मत करो, वरना क्या हो जाता है कि ब्रो एक ही स्टूडेंट, ये सवाल का जवाब कल क्या हुआ जब मैंने वीडियो बनाया था ना ये वाला, ये जो आप अगर लिंकिंग लॉ के यूट्यूब पे चैनल देखो, एक चीज मैं एश्योर करता हूं, इस चैनल पे जब भी आऊंगा ऑथेंटिकेट बात करूंगा, नहीं तो बात ही नहीं करूंगा। ठीक है। तो यहां पर जब ये अपन ने वीडियो बनाया था तो कल रात को मैंने क्या किया, जो ऑफिशियल जजमेंट है ना इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप इस जजमेंट को बाजार में एक देखेंगे नया कॉन्टूर तो पिलो आया है। ये रियल टाइम में जो जजमेंट है उसका हमने क्या कर रखा है, बात है जो कर रखा है, ये देखिए यहां पर एग्जैक्टली इस जजमेंट के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक एक पैराग्राफ को मैंने इसमें क्या एक्सप्लेन है जो कर रखा है। ठीक है। तो उसके नीचे कई कैंडिडेट ने बोला कि सर एलएलएम का क्या कर, इसमें कई सारे मैंने डाउट सेशन भी ले रखे हैं, आप ये वीडियो जरूर देखना।
इस 1 घंटे के अंदर सारा आपको जो है कंक्लूजन मिल जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का भूमिका ट्रस्ट का जजमेंट आ रखा है, वो भी ऑफिशियल इंटरप्रिटेशन के साथ में। ठीक है, तो ये बात वहां पर बता रखी थी, तो कई कैंडिडेट्स का कंफ्यूजन था, तो यहां पर तो 2-3 बातें आपके सामने आ गई। पहला तो ये कि आपके सामने एक करण अंतिल का केस है। दूसरा सबूत, ये जो रिजोल्यूशन है 1602009 वाला, इस रिजोल्यूशन को आप बीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा ये वाला केस, तिरुमाला देवी वाला केस है ना, इस तिरुमाला देवी वाले केस के अंदर भी सिमिलर चीज थी। 17 कैंडिडेट जो है एडीजे एग्जाम के लिए सेलेक्ट है जो हो रखे थे। ओवरऑल जो है फिर क्या हुआ, वहां पर किसी कैंडिडेट ने चैलेंज किया कि भाई एक कैंडिडेट है जिसने इस तरीके से क्या कर रखा है, मान लीजिए कि एलएलएम वगैरह कर रखा है, तो कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया, एलएलएम करना कहीं पर भी एडवोकेसी से ब्रेक नहीं होता। और एक आखिरी लॉजिक, जब कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप ये लॉजिक भी वहां पे क्या कर सकते, डिलीवर है जो कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये कानून की जो किताबें हैं ना, सिर्फ इनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जब तक इनको हम प्रैक्टिकल अप्लाई करना नहीं सीखेंगे ना, हमारी वकालत अधूरी ही रह जाएगी। इनफैक्ट जब कभी भी ये जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम चलता है ना, जैसे ये वाला सेगमेंट, जैसे कोई कैंडिडेट्स अभी वापस अपना जुडिशरी का प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि 3 साल का जैसे ही वो खतरनाक फतवा जारी हुआ ना, तो कई कैंडिडेट उम्मीद छोड़ दी। तो जो कैंडिडेट वापस अपनी रेगुलरिटी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने जुडिशरी कमबैक का सेगमेंट लॉन्च किया। वहां पर ऐसे ही मैं प्रैक्टिकल तरीके से ही पूरी की पूरी बेरेट को कवरेज करता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने एक चीज इंक्लूड कर रखी है, वो है एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम। ये वाला जो चीज है ना, ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल सेगमेंट है, जहां पर हमको यह समझना होता है कि रियल टाइम में चीजों को कैसे डील किया जाए, बराबर। और उसी का एग्जांपल है आज वाला सेगमेंट। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, मुझे आप लोग बताइए कि एडवोकेसी एक्ट में क्या कहीं पर यह लिखा हुआ है कि एडवोकेसी जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब है? नहीं लिखा हुआ ना। तो भैया जब ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप रेगुलर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? जैसे मान लीजिए कि कहीं पर मैं जेलो लग गया, तो जेलो अब सरकारी जॉब के साथ में मैं रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकता, और करनी है तो मुझे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। लेकिन एडवोकेसी जो है वो एक तरीके से आपका रेगुलर गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। इसलिए एलएलएम क्या, तुम कोई भी पढ़ाई करो, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पढ़ाई करने को लेकर कभी कोई रेस्ट्रिक्शन एडवोकेसी में था ही नहीं, कहीं पर नहीं लिखा हुआ। ये जो इन्होंने रिजोल्यूशन निकाला था, ये भी एक तरीके से क्लैरिफिकेशन नेचर का है जो था। तो तीनों बातें होगी, करण अंतिल का केस हो गया, तिरुमाला का केस हो गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिजोल्यूशन है जो हो गया, और चौथा ये लॉजिक, जब गवर्नमेंट सर्विस नहीं है तो फिर आप कैसे मना कर सकते हो। अच्छा, एडवोकेसी में गारंटी है क्या कि आप हर रोज जो है अपील होते हो? हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, और वो ये है, जिस दिन आपका एलएलएम का एग्जाम हो, और सपोज करो उसी दिन आपकी कोर्ट की कोई डेट वेट हो, तो यहां पर ये जरूर ध्यान रखना, ये कॉन्ट्राडिक्शन मत करवा देना, है ना, कि भाई एलएलएम के एग्जाम की डेट जिस तारीख को थी, तो ये कोर्ट में कैसे अपीयर हो सकता है वगैरह वगैरह। हालांकि कोई बड़ा ऐसा कंसर्न नहीं है, कोई आपका कोई वैरी दुश्मनी होता है ना, वही क्या करता है, इस तरीके से जाके चीजों को डील करता है। अब आप देखो ये करण अनिल के केस में क्या हुआ, जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ ना, उसने एक तरीके से बीच में चुगली करी है जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, इसलिए पूरे विभीषण भरे पड़े, शुभचिंतक भरे पड़े। तो इसलिए अपनी कमजोर नब्ज जो है वो दुनिया में किसी को मत बताओ, और बाकी लीगली मस्ती से एलएलएम करो। जो कैंडिडेट कह रहा है या जो कोई भी यूट्यूबर कह रहा है कि एडवोकेसी के साथ आप एलएलएम नहीं कर सकते, उनसे भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, करण अंतिल का एक बार केस जरूर ऑब्जर्व कर लीजिए। नाराज नहीं हूं मैं नाराज नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूं कि एक छोटी सी, आज जैसे मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, मेरे लिए वीडियो हो सकता है 10 मिनट का होगा, लेकिन अगर इस कैंडिडेट को 1000 लोग भी देखते हैं और मैंने फालतू का वीडियो बनाया, तो उन 1000 कैंडिडेट्स के 10-10 मिनट है जो खराब हुए, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। बाकी आप लिंकिंग लॉ के इस प्रोडक्टिव सेशन से या जुडिशरी कमबैक सेशन से कनेक्ट है जो होना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम। एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम या जुडिशरी कमबैक का सेगमेंट जो है आपके लिए अवेलेबल रहेगा। यू मे टेक बेनिफिट ऑफ दिस थिंग्स, दैट्स ऑल अबाउट। सो गो अहेड फॉर योर एलएलएम अलोंग विथ योर एडवोकेसी, नोबडी कैन स्टॉप यू। जय हिंद।